युवाओं से भी अपील करता हूं कि आप आइए, राजनीति में अपना भविष्य बनाइए। कोई भी नेता हमारे युवाओं को ये नहीं कहता कि आप राजनीति में आइए। राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए? युवाओं को भागीदारी होनी चाहिए, युवाओं की भी होनी चाहिए और बराबर महिलाओं की भी होनी चाहिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम लगातार भरतपुर की कई विधानसभा सीटों पर सर्वे कर रहे हैं, चुनावी यात्रा कर रहे हैं। आज नदबई में थे, अलग अलग जगह पर गए, कई पंचायतों में हमने देखा, लेकिन रात को बारिश का मौसम है, हम निकल रहे थे वापस घर के लिए, भरतपुर के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमने देखा कि भीड़ भाड़ सी लगी हुई है, कई नेताजी यहाँ पर बैठे हैं। कौन नेताजी थे हम अंदर आके देखा तो यहाँ पर पंचायत चल रही है। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि नदबई की क्या स्थिति है। देखिए, रात को भी आज 10 से 50 व्यक्तियों के लगभग यहाँ पर सब जो बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कौन सा गांव है भाई साहब ये? कबाई। अच्छा, क्या मीटिंग चल रही है आज यहाँ पर? चल रही है साहब, हमारे भाई साहब को टिकट मिला, शक्ति सिंह को। शक्ति सिंह जी बैठे हैं। चलिए, पहले जो कैंडिडेट हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। कौन कैंडिडेट हैं? शक्ति सिंह जी बता रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शक्ति सिंह जी, आप? जी नमस्कार जी। अच्छा, इतनी लेट? आज तो 8-9 बज गए मेरे हिसाब से, इतनी लेट तक घर में कोई लेट नहीं होता। मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कुछ उनके जो अनुभव हैं वो मुझे दे रहे हैं, जिससे कि मुझे और मजबूती प्रदान होगी। घर में क्या लेट, घर ही है अपना। शक्ति सिंह जी, सही बात करूं तो हम जयपुर से यहाँ पर पूरे राजस्थान का सफर कर रहे हैं। आपका नाम मैंने कभी पहले सुना नहीं है। किस तरीके से देखते हैं और क्या स्थिति है यहाँ के आपके नदबई विधानसभा की? नदबई विधानसभा मूलतः बीजेपी की विधानसभा रही है। जो की वोटर्स हैं वो सभी, चाहे कोई भी समाज के हों, मूलतः जो हैं वो बीजेपी के वोटर्स रहे हैं। और निश्चित रूप से बीजेपी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। और अब की बार कुछ ऐसे समीकरण बने कि यहाँ से बसपा का एक विधायक जीत के बाद में फिर वो बसपा का भी नहीं रहा और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जब सरकार असंतुलन में थी, जब उन्होंने जो सचिन पायलट के पहले उनको खड़ा करने में उनका नाम लिया जाता है कि उनका योगदान था, उसके बाद उन्होंने मौका परस्ती की और वो सरकार जैसे पहले से ही अपंग सरकार थी। आप ये देखिए कि जब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, जब दो नारे एक साथ लग रहे थे, एक तो पायलट ग्रुप का, एक गहलोत ग्रुप का, तो शुरू से ये अपंगता का तो परिचय इन्होंने पहले से ही दिया। रही सही कसर इन्होंने जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं, इतने अपराध बढ़े हैं, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, यहाँ तक कि पेपर लीक का जो युवाओं के साथ उनके भविष्य के नौकरियां बेच दी। हमारे युवा घर बैठे बैठे ओवर एज हो गए। और मैं बताऊं, जो युवा पेपर देकर घर तक वापस नहीं आता था, जो 4 से 5 साल तैयारी करता है ग्रेजुएशन होने के बाद, 2-3 साल तो आप मिनिमम मान ही लीजिए, जो महानगर में जयपुर में जाकर अच्छी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेता है, उनके एक ग्रामीण मध्यम वर्गीय परिवार किस प्रकार अपना गुजर बसर करता है और अपने बच्चे को सपने लेकर बाहर भेजता है कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो घर से एग्जाम सेंटर से घर तक नहीं आ पाता है। उससे पहले उसको पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। और जहां आउट होता है, उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि एक एक घर में से कितने कितने आरएएस बन रहे हैं। अभी रिसेंटली उदाहरण देखें तो एसआई जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे एक गांव से, एक तहसील से इतने लोगों का चयन होना कहीं ना कहीं संदेह स्पष्ट करता है। और संदेह ही नहीं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार इस आलम पे है कि जहां सरकार को काम करने की फाइलें होनी चाहिए थी सचिवालय में, वहां पैसा मिलता है। आप यकीन मानिए कि इस सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, खुद की कुर्सी बचाने के लिए, गहलोत पायलट के गुट ने खुद की कुर्सी बचाने के लिए, जिन्होंने गहलोत जी के साथ थे और फिर वापस उसमें पायलट जी के साथ थे, या फिर जो बसपा के थे वो पूरे के पूरे कांग्रेस में चले गए। अब वो दूसरे सीएम के तौर पे देखा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने इतनी छूट दे दी है गहलोत जी ने कि उन पे सिवाय भ्रष्टाचार करने के और कोई काम नहीं है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं जब तक जयपुर में था आपका नाम नहीं सुना था, लेकिन आज कल से हम नदबई विधानसभा कवर कर रहे हैं। जगह जगह देखा जा रहा है कि शक्ति सिंह एक युवा नेता के तौर पर आप उभर के आ रहे हैं। क्यों ये आपने चयन किया कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में आना हुआ? इसके पीछे का कोई कारण बताइए कि एक युवा नेता किस तरीके से पॉलिटिक्स में आया, क्या सोचा आपने, जनता की सेवा के लिए क्या सोच कर आए?
सबसे प्रमुख जो मुद्दा है युवा चेहरा, अगर युवाओं की बात करें तो लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही साथ वो भागीदारी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के तहत निश्चित हो। ऐसा हम युवाओं को ये ऐसे कार्य करने चाहिए कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ युवा आगे बढ़े। मैं आपको बताऊं कि आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि शक्ति सिंह, ये तो मेरे बड़े बुजुर्गों का प्यार है और उनके दिए हुए संस्कार मुझ में निहित हैं। जिस प्रकार मुझे प्यार मिल रहा है, निश्चित रूप से मेरे युवा साथी भी मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं एक आशा के साथ कि परिवर्तन होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवर्तन होगा जो असुरक्षा का माहौल हमारी महिलाओं बहनों में बना हुआ है। मैं बताऊं, आज आप कह रहे हैं कि आज आप रात में बैठे हुए हैं, आप सोचिए कि हम यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, अपराध इस गति से बढ़ रहा है हमारे भरतपुर में कि असुरक्षा का माहौल है। औरतें तो सुरक्षित हैं ही नहीं, साथ साथ आदमी भी सुरक्षा का महसूस कर रहा है, माहौल इस प्रकार का बन गया है। दूसरी बात मैं कहूँ कि रोजगार जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारे युवाओं के साथ यहाँ पे भरतपुर में प्रमुखता के साथ है कि बेरोजगारों की संख्या हमारे भरतपुर में ज़्यादा है। आप अगर गूगल सर्च मारेंगे तो भरतपुर बहुत गरीब जिलों में से एक भरतपुर जिले का नाम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। हमने तय किया है कि क्या कारण रहा है इसको। कारण जब मूलतः देखने का मिला है तो ये मिला है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी जवाबदेहिता तय नहीं की राजनीति में। मैं युवाओं से भी अपील करता हूं कि आप आइए, राजनीति में अपना भविष्य बनाइए। कोई भी नेता हमारे युवाओं को ये नहीं कहता कि आप राजनीति में आइए। राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए? युवाओं को भागीदारी होनी चाहिए, युवाओं की भी होनी चाहिए और बराबर महिलाओं की भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारे युवाओं को जो नेता हैं, जो भी सरकार हैं, वो ये कहती हैं कि आप पढ़िए, नौकरी लगिए, इतनी वैकेंसी निकालिए। मैं उनसे कहता हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जब तक हम राजनीति के उस जगह पे नहीं बैठेंगे जहां पे ये नीतियां बनती हैं, तब तक हम अपने हितों को संरक्षित नहीं रख सकते। ठीक बात है। एक ज़्यादा सवाल नहीं करूंगा, मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगा। एक सवाल और, जब हमने नदबई विधानसभा को कवर किया, लोगों से बातचीत की, तो वो कह रहे हैं कि पिछले 15 साल, इस 5 साल से पहले की बात कर रहा हूँ, भाजपा का यहाँ पे कैंडिडेट था, ना तब विकास हुआ है, ना ये 5 साल में विकास हुआ। आपके पास ऐसा क्या एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं कि आप इस नदबई विधानसभा का कोई एजेंडा लेकर कोई काम करेंगे? ऐसे कोई 1-2 काम जो आप करना चाहते हैं इस विधानसभा में और जो पिछले वालों ने नहीं किया है, जिनसे लोग त्रस्त हैं अभी तक? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जिसकी ना फटी बेबाई वो क्या जाने पीर पराई। मैं आपको बताऊं, मैं ग्रामीण अंचल से निकला हुआ सामान्य निम्न मध्यम वर्गीय भी नहीं कह सकते, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। मेरे बड़े बुजुर्गों का जो संस्कार मुझ में हैं, उनके तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो उन्होंने जितनी हाड़ तोड़ मेहनत करके जो हमको पाला पोषा और जो संस्कार हम में समाहित किए, निश्चित रूप से वो हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के साथ साथ, हर उस घटना के साथ साथ मैं लेके चलूँगा। चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो साथ साथ रोजगार के साथ साथ स्वच्छता का भी मुद्दा हो। मैं बताऊं कि घर से किसी भी एक परिवर्तन का देखा जाए तो वो शुरुआत उसकी घर से होती है। नदबई विधानसभा घर है मेरा, उससे हम निश्चित रूप से शुरुआत करेंगे परिवर्तन का। जहाँ जहाँ मैं सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना मेरा एकमात्र जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं आपको, मेरा लक्ष्य है कि जितना भी जीवन अब तक मैंने जिया है और जितना भी शेष बाकी है, मैं मेरे अपनों के साथ ऐसा कुछ करके जाऊं, अपनों के बीच रहकर ऐसा सेवा का मौका अगर मिलता है तो मैं करके जाऊं। उसके लिए जो नदबई में एजेंडे की बात कर रहे हैं, हम मूलभूत आवश्यकताओं से काफ़ी पीछे हैं। मैं बताऊं, कृषि को लेकर कि किसानों की बात करूं, मैं कृषि में
जहाँ तक पैदावार की बात है, ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक हो जाती है लगभग, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि जब हमको फसल में समय पर पानी नहीं मिले, जब हमें समय पर खाद बीज नहीं मिले, जब हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे माता पिता खेतों में रात को सर्दियों के समय में पानी देते हैं, इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में, उस समय भी पानी की उपलब्धता नहीं होती है। सबसे मेन जो प्रमुख कारण है किसानों के लिए आवारा जो पशुधन है उससे अपनी फसलों को बचाना, दूसरा साथ ही साथ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, गुणवत्ता पूर्वक खाद बीजों की भी सुनिश्चितता करवाना, साथ ही साथ इसके पारंपरिक खेती के जो करते हुए आ रहे हैं उसके अलावा जो व्यापारिक खेती में हम अग्रसर हो रहे हैं उसकी ओर अग्रसर होना, युवाओं में जो भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। नदबई में रेलवे स्टेशन है और ये भरतपुर की सीमा का मिड पॉइंट है, इसको हम भरतपुर का हट भी कह सकते हैं। यहाँ जो संस्कृति जो पाई जाती है, जो लोग पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर किसान हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी औद्योगिक केंद्र नहीं रहा है, औद्योगिक इकाई नहीं बनी है। मेरा ध्यान रहेगा कि कुछ ना कुछ ऐसी औद्योगिक इकाइयों का मैं करके लेके आ सकूं, जिससे कि मेरे जो अपने युवा हैं वो सुबह काम करके शाम का भोजन अपने परिवार के साथ करें, अपने घर वालों के साथ करें। ऐसा नहीं हो कि उनको रोजगार के लिए वो कहीं बाहर जाएं और वो एक एक दो दो दिन की छुट्टी के लिए भी तरस जाएं। साथ ही साथ अगर वो बाहर रहेंगे, किसी भी बड़े शहर में रहेंगे, तो उनका अनावश्यक खर्चा वहाँ पे रहने का बढ़ेगा और परिवार जो है, परिवार में विघटन आने का भी एकमात्र ये भी कारण है कि समय की उपलब्धता नहीं हो पाती है। जहाँ बड़े बुजुर्गों का उनको सहारा होना चाहिए, वो युवा अपनी कसमकस में लगे होते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या पूर्ण कर्म में। साथ ही साथ जो महिलाओं में असुरक्षा का माहौल इस सरकार ने पैदा किया है, नदबई विधानसभा भी उससे अछूती नहीं है। महिलाओं में